हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम सही होगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जो हमारी क्लासेस हैं वो एक सिलेबस वाइज जो कि यूपीएससी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं। अभी तक जो क्लासेस हमने कर ली हैं उसमें हमने ये देखा कि जो जो हमारी क्लासेस थी उसमें क्या क्या टॉपिक हुए। तो जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें सबसे पहले हमारी एक सिलेबस की क्लास रही थी। फिर उसके बाद हमने जो सोर्सेज हैं उसको देखा था। सोर्सेज के बाद हमने स्टोन एज जो कि पाषाण काल था उसको देखा। स्टोन एज के बाद जो ताम्र पाषाण कालीन युग आता है उसको देखा, जिसमें हमने देखा कि किस किस तरीके से जो औजार हैं उनको मेटल की फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। फिर इस क्लास के बाद जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब जिन बच्चों ने इतनी क्लासेस नहीं देखी हैं, ये टोटल 9 से 10 लेक्चर के करीब जो कि हो चुके हैं, अगर उन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं तो इन क्लासेस को जाके हमारे जो लिंक हैं वहां जाएं, जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाएं और वहां से हिस्ट्री की सारी क्लासेस देख लें। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इतिहास एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक दूसरे से लिंक है। वहां पे एक क्लास छूटने का मतलब है आपका पीछे का एरिया छूट जाना। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीजें स्टार्ट हुई हैं तो वो आगे चल के दिखाई देंगी, और जो समाप्ति हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां पतन दिखाई दे रहा है, वहां से फिर दूसरी चीजें स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। इसी तरीके से पाषाण काल में ताम्र पाषाण के कुछ अवशेष दिखाई देंगे और ताम्र पाषाण के कुछ अवशेष आपको इंडस वैली में दिखाई देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एक दूसरे से लिंक हैं। आपको ये समझना होगा कि हम जिस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं क्या वो साइंटिफिक तरीका है। क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताई कि हर चीज को WH फैक्टर पे ही पढ़ना होता है, और ये WH फैक्टर मैं आपको पहली ही क्लास में बता चुका हूं। यहां से यह हमें पता चलता है कि चीजें क्यों पढ़ी जा रही हैं, किस लिए पढ़ी जा रही हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका क्या महत्व है हमारे आने वाले एग्जाम में। अगर हम वनडे के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यहां से क्या क्वेश्चन उठेंगे, अगर हम सिविल सर्विसेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यहां से क्या क्वेश्चन उठेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक इंडस वैली से लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 स्टार्स देकर इसको स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा आपका वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता इसके नाम से ही समझ में आ रही है कि जो अगर हम इसको तोड़ दें और इसको सीधे सीधे कर दें वैदिक को वेद से अगर हम तोड़ के पढ़ें तो यहां से क्लियर समझ में आता है कि जो स्टडीज, जो कालखंड, जो टाइम पीरियड वेदों के आसपास घूमेगा उसको बोलेंगे वैदिक सभ्यता। जिस तरीके से सिंधु सभ्यता नाम दिया गया या हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि वो सिंधु नदी के या हड़प्पा के आसपास का एरिया था, उसके आसपास की चीजें हो रही थी। किसी भी सभ्यता को उसके नाम से जानने का सबसे बड़ा एक रीजन यही आता है कि जो चीजें, जो भी वस्तु, जो भी कार्य वहां पे हो रहे हैं, क्या उसके ऊपर उसका इंपैक्ट है। सबसे बड़ी बात यहां पे यह दिखाई देगी कि जो भी यहां सभ्यता, जो भी सिविलाइजेशन यहां पे मैच्योर फॉर्म में दिखाई देने लगेगी, उसमें वेदों का सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। उसमें यह दिखाई देगा कि वेद किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि जो वेद है वहां पर, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, वो किस तरीके से अपनी छाप छोड़ रहे होंगे सभ्यता पर। तो आज का जो हमारा क्लास
स्टार्ट हो रही है, मे बी इस लेक्चर में समाप्त हो जाए। अगर नहीं हो पाई तो इसका एक लेक्चर और होगा, और फिर उसके बाद जैसा कि हम हर टॉपिक को समाप्त करने के बाद उससे प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उसको लिखते हैं, जिसमें स्टेट सर्विसेज और जो आपका यूपीएससी है उसने कौन कौन सा क्वेश्चंस उठाया है वो हम देखते हैं। अभी कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था एक बच्चे का कि सर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। जो आपके नोट्स हैं उसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, उसकी जो मेंटेन करना है उसको किस तरीके से करना है, कैसे फॉर्मेशन करनी चाहिए। तो अभी तक अगर नोट्स बनाने की बात है तो अभी तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, एक तो ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले जब आप एक कॉपी लें और उस पर बड़ा बड़ा आपने लिखा हुआ हो कि हिस्ट्री, तो उसके पहले ही पेज पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। आपके पास वो चिपका हुआ होना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए वो टॉपिक, आपको वो सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए कि जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। ये सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या टॉपिक दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक में, जैसे कि हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हर चीज सब टॉपिक में डिवाइड होनी चाहिए कि अभिलेख अगर देखने हैं तो अभिलेख कौन कौन से दिखाई देते हैं, बुक्स अगर देखनी है तो बुक्स कौन सी दिखाई देती हैं, और यात्री अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से यात्री आते हैं। इस तरीके से एकदम क्लियर होना चाहिए, और अभिलेख के टाइम पे पूरे अभिलेख दिखाई दें आपकी कॉपी में, यात्रियों के नाम पे यात्री दिखाई दें, जो विदेशी हैं और जो इंडियंस हैं उन सबका पता होना चाहिए। जो लिटरेचर दिखाई देती है, जो बुक्स दिखाई देती हैं, उसकी फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो इंडियन बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं और जो विदेशी लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नोट्स आप जो भी बनाएं, ऐसा नहीं है कि आप कागज भरो अभियान चालू कर दें कि अभिलेख लिखने हैं तो सारे अभिलेख लाइन से लिख रहे हैं, किताब जो छपी हुई थी वही आपने कॉपी में छाप दी। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप बुक्स हेडलाइंस डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो एरो बनाकर एक तरफ इंडियन लिखें और एक तरफ फॉरेनर्स लिखें। और इंडियन की अगर कोई किताब है, जैसे अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, चरक की जो किताबें हैं वो दिखाई देंगी, कल्हण की जो राजतरंगिणी है वो दिखाई देगी, विल्हण की जो किताब है वो दिखाई देगी। और उसी तरीके से यहां पर जो चीनी यात्री दिखाई देते हैं उनकी किताबें दिखाई देंगी। यहां पे इंडिका ही दिखाई दे रही होगी, मैगस्थनीज की। तो इस तरीके से एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। क्लियर? तो चलिए आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे या हमारी जो कोचिंग है उसे सीधे सीधे बता सकते हैं, और हमसे डायरेक्ट बात करके भी आप वो चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम वो चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे कि मेंस में जब आप एंटर कर रहे होंगे आपका ये दिखाई दे रहा होगा कि आंसर राइटिंग की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। वो चीजें बहुत क्लियर, उसके एक सेमिनार रखने जा रहे हैं। उस पूरी चीज के लिए हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि उसका एक सेमिनार रखा जाए और उन चीजों को बताया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे क्लास को। तो सबसे पहले जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक सभ्यता है, उसका मैंने आपको बताया कि जो संस्कृति, जो सभ्यता वेदों के आसपास दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे? वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता बोल रहे होंगे। तो वैदिक संस्कृति का
जो काल है, जो टाइम पीरियड है, वो सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया गया है। अब मैंने वही चीज आपको स्टार्टिंग में बोली कि सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो उससे रिलेटेड दिखाई देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो टाइम पीरियड दिखाई देता है वो वैदिक संस्कृति दिखाई देता है। यहां पर आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक मतलब सोशल, धार्मिक मतलब रिलीजियस, जो वहां की प्रवृत्तियां हैं उसमें मौलिक विकास का क्रम और उसके परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उसके अध्ययन की जो सुविधा है, किस किस चीज का, इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस, इन चीजों में जो जो चेंज हो रहे हैं, जो जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो स्टडी हो रही है उसको वैदिक काल के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है। अब वो जो दो पार्ट्स हैं, अगर उसी को हम देखें कि वैदिक काल लिखें यहां पर और शॉर्ट नोट्स इसी को कहते हैं, वैदिक काल लिखें और इससे ऊपर लिखें सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता यहां से समाप्त हुई और उसके नीचे आया वैदिक काल। और वैदिक काल की दो ब्रांचेस, जो कि दो कालखंड दिखाई देते हैं, जिसको हम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और जो दूसरा कालखंड दिखाई देता है उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। अब कई टीचर्स आपको यहीं पर क्या करेंगे, डेट्स लिखवा देंगे। क्या लिखवा देंगे? डेट्स का एक पिटारा खोल देंगे आपके सामने और आप वहां कंफ्यूज हो चुके होंगे। क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज, आपको डेट्स याद करने में इतिहास आपको बहुत परेशानियां देगा, बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी आपकी जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि आपको डेट्स भी याद करनी है। अब इसीलिए अभी डेट्स पे ना जाते हुए सीधे सीधे हम चीजें क्लियर करेंगे। और अगर डेट्स का ही फैक्ट देखना है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व लिख लीजिए इसको, और इस कालखंड के नीचे आप 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व लिख दीजिए। क्लियर? तो यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर क्वेश्चन आप लिखें कि ऋग्वैदिक काल के बारे में बतलाएं, तो इसका आंसर लिखेंगे कि ऋग्वैदिक काल वह काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात दिखाई देता है, और इसमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन हुए उसको जानने के लिए हम इस काल को दो भागों में बांट सकते हैं। और वो दो भाग कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और दूसरा हमारा वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व दिखाई देता है। वह वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व दिखाई देता है। यहां से आप परिचय स्टार्ट कर सकते हैं। परिचय देने के बाद जब ये चीज आप बता चुके होंगे कि ये दो कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा, तो अब आते हैं कि जो वैदिक काल का, जो वैदिक सभ्यता है उसका क्या काल है, उसके बारे में क्या क्या लोगों ने कहा है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को बताने के लिए उसके द्वारा जो मत आए हैं लोगों के, वो भी हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है याकोबी, और एक व्यक्ति हुए हैं तिलक। अब तिलक को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, तो जिस व्यक्ति को आप अच्छे से समझ रहे हो, जिसको याद कर सकते हैं, उसी को याद कीजिए। क्योंकि वहां पे याकोबी की जगह आपने याकोजी लिख दिया तो फिर आपके मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे। लेकिन आपने जब याकोबी लिखा ही नहीं, लेकिन सिर्फ तिलक लिख दिया, क्योंकि तिलक आपको याद है, तो आपका वहां इंपैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत नाम नहीं लिखा है। तो तिलक के अनुसार जो ग्रहादि है,
उनके संबंधी उद्धरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन, आर्यों का मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिनको श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा रहा है, उनका आगमन 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। लेकिन इस थ्योरी का भी अभी खंडन हुआ है कुछ ही दिन पहले। जो तिलक की थ्योरी दिखाई जाती थी उसके बारे में बहुत सारी न्यूज अभी हाल ही में चर्चा में थी, और उसको हम पढ़ रहे होंगे जो करंट अफेयर्स में, जो कला एंड संस्कृति देख रहे होंगे उसके क्लासेस में। फिर एक व्यक्ति हुए हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुमान के हिसाब से जो ऋग्वेद है उसका कालखंड जो दिखाई देता है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। अब इसीलिए मैंने सबसे बड़ी बात कही आपसे स्टार्टिंग में ही कि जो ये टाइम पीरियड है उसके पे आप अगर जाएंगे तो आप फिर मदहोशी की स्थिति में आ जाएंगे कि एक ज्ञानी व्यक्ति कुछ और कह रहा है और दूसरा ज्ञानी व्यक्ति कुछ और कह रहा है। अब ये आपके ज्ञान के ऊपर निर्धारित होगा कि आप किस ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा ज्ञानवान मान रहे हैं, क्योंकि तिलक अपनी जगह सही है, मैक्स मूलर अपनी जगह सही है। तो इसीलिए जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। सबसे बड़ा रीजन यही इसीलिए दिखाई देता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो एक दूसरे के बीच, उस सारे कालखंड के बीचों बीच का एक टाइम पीरियड ले लिया जाता है। फिर उसके बाद एक मान्य तिथि जो कि कई किताबों में दी गई है, उसमें भारत में जो आर्य हैं, मैंने आर्य की एक स्पेशलिस्ट स्टडी आपको बताई कि वो क्यों कहे जा रहे हैं आर्य। आर्य का एक शाब्दिक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। तो जो आर्यों का आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व से उसके लगभग का एरिया दिखाई देता है। और जो चीज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दे दी थी डेट, क्योंकि इसको मानने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दूसरे ज्ञानी व्यक्ति कह रहे हैं उसकी डेट कुछ और है, और जो दूसरे ज्ञानी व्यक्ति कह रहे हैं उसकी डेट कुछ और है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यहां पे यही हो जाता है कि इसके बीच की एक डेट ले ली जाए, और वो डेट दिखाई देती है 1500 से आपकी 1000 ईसा पूर्व। क्लियर? इतना लिख लिया होगा आपने। अब आगे जब चलते हैं तो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि यहां पर ये कुछ व्यक्ति घोड़ों पर सवार होकर पलायन कर रहे हैं या कहीं पे आगमन कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा, मैंने आपको एक और चीज स्टार्टिंग की क्लासेस में बताई थी, जब आपके सामने कोई पिक्चर फॉर्म में उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर होती है तो आप उससे कई बार जोड़िए अपने टॉपिक को। इस पिक्चर से आप काफी कुछ अपना रिलेट कर सकते हैं। या तो ये व्यक्ति कहीं जा रहे हैं या ये व्यक्ति कहीं आ रहे हैं, और यहां का टॉपिक जो दिखाई देता है वो आर्यों का आगमन दिखाई देता है भारत में। तो इसीलिए आर्यों का जो मूल स्थान दिखाई देगा, जो कि आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मत संक्षेप में निम्नलिखित हैं। अब यहां पे जो टॉपिक दिखाई देगा, यहां पे जो आपकी हेडलाइन है वो ये दिखाई देती है कि जो ये आर्य व्यक्ति हैं वो कहां से आए। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा उठता है और इसका आंसर कई विद्वानों ने दिया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनका जो मूल निवास है वो कहां का है। कई ने कहा कि ये मध्य एशिया के दिखाई देते हैं, कई ने कहा कि मंगोलिया के दिखाई देते हैं, कई ने कहा ये अरब से आए हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे जो मत हैं वो कौन कौन से मत हैं जिससे ये पता चलता है कि आर्य कहां के थे। तो अब वो मत देखते हैं। यूरोप 5 जातीय विशेषताओं के आधार पर पेनका, हर्ट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों की जो देश है जर्मनी, उसको आर्यों का आदि देश बताया। अब मतलब यह हो जाता है कि जो यूरोप के लोग हैं, जो कुछ विद्वान वहां के दिखाई देते हैं, उन्होंने ये बात कही
कि जो आर्य थे वो कहां के थे, वो जर्मनी के थे। तो जर्मनी को उनकी बेसलैंड मतलब मातृभूमि बताया कि जर्मनी से लोग आके यहां पे रह रहे थे। क्योंकि मैंने आप जब पाषाण काल में बता रहा हूं तो पाषाण काल आपके नॉर्थ में नहीं दिखाई दे रहा होगा, पाषाण काल का जो एरिया दिखाई दे रहा होगा वो साउथ में दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्राचीन मूल भारतीय हैं वो कहां के हैं, साउथ इंडिया के हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम ये बात क्लियर नहीं कर पाते कि चीजें हमारी जो हो रही हैं वो कहां से दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने जर्मनी को आर्यों की मातृभूमि बताया। फिर एक व्यक्ति हुए हैं गाइल्स। अब गाइल्स ने आर्यों के बारे में एक बात कही कि जो आर्य लोग हैं उनका जो आदि देश है वो हंगरी है और वो डैन्यूब जो घाटी है उसके माने जाते हैं। अब नोट्स बनाने की जब बात आती है तो आपको इसी वक्त क्या करना था कि एक हेडलाइन डालनी थी, आर्यों का मूल निवास, और यहीं से अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए थे। अब आपको क्या करना चाह कि एक तरफ देश बताने थे और एक तरफ व्यक्ति। अब जैसे कि एक देश पता चला था जिसका नाम था जर्मनी, तो जर्मनी लिखने के बाद आपको इधर लिख लेना चाहिए था कि किसने ये बताया कि जर्मनी उनका बेस, पेन का और हार्ट, ये दिखाई देता है कि आपको यहां से नाम याद हो जाना चाहिए, पेन का और हार्ट। और उसी तरीके से गाइल्स, और गाइल्स क्या कह रहे हैं, गाइल्स कह रहे हैं कि इनकी जो जर्मनी, हंगरी इसका देश है। जैसे वो जर्मनी बता रहे हैं वैसे ही इसको हंगरी बता रहे हैं। अब यहां से दो देश आपको पता चल गए और दो ही मत आपको पता चल गए। अगले पे चलते हैं, मेयर, पीक, गार्डन और पिगट, ये सारे के सारे लोग दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। अब यहां से जो नाम दिखाई देंगे आपको, मेयर, पीक और पिगट, गार्डन, ये सब लिख सकते हैं आप। मेयर, पीक, गार्डन, पिगट, ये कहां से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दक्षिणी रूस। और इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जर्मनी में कई ऐसे निशान दिखाई देते हैं, जैसे सातिया का निशान, ये दिखाई देता है कि ये वहां से कुछ ना कुछ इसका संबंध है। वहां आज भी ये साइन दिखाई देता है। रूस में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि यहां के सनातन धर्म से रिलेट करती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आर्य जो भारोपीय भाषा वर्ग की अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत बोलते थे। अब यहां से इनकी एक भाषा समझ में आती है जिसको बोला जा रहा है संस्कृत। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मूल निवास आपको बता दिया और इनकी भी एक भाषा का कॉलम मार के यहां लिख दीजिए संस्कृत। क्लियर? फिर इसके बाद देखते हैं, सर्वप्रथम जे.जी. रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जैन द अवोस्था के आधार पर आर्यों को बैक्ट्रिया का मूल निवासी माना। अब किस व्यक्ति की बात की जा रही है, जे.जी. रोड, और इन्होंने कहां का बताया, बैक्ट्रिया का। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, ये तीसरे लोग हो गए, ये चौथा मत हो गया जिसने कहां बोला, बैक्ट्रिया। और ये कौन है, जे.जी. रोड, इनका मत आया कि ये यहां के हैं।
अब 4 मत आ चुके हैं। और इसके बाद एक व्यक्ति हैं गंगानाथ झा, उनके अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्म ऋषि देश था। उन्होंने बोला कि जो ये आर्य हैं वो कहीं इधर उधर से नहीं आए हैं, वो व्यक्ति यहीं के भारतवर्ष के ही ब्रह्म ऋषि जो एरिया पड़ता है, जो ऊपर का एरिया दिखाई देता है, वहीं से आए हैं। और उसी तरीके से एक व्यक्ति हुए हैं एडी कल्लू, उन्होंने कश्मीर, और डीएस त्रिदेव ने मुल्तान, ठीक है, वहां पे इनका देश बताया है। और उसी तरीके से डॉक्टर राजबली, राजमौली नहीं है ये, बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली वाले, ये डॉक्टर राजबली पांडे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश को आर्यों का आदि देश बताया है। अब यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि गंगानाथ झा ने क्या बताया है, इंडिया को ही बताया है। झा, ये इंडिया। फिर एक व्यक्ति और इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं जो कि हैं डॉक्टर राजबली, और इन्होंने एमपी वाले एरिया को बताया है, ठीक है। तो ये 6 मत आपको दिखाई देंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे होंगे। पेनका हर्ट, गाइल्स, मेयर, पीक, गार्डन, पिकट, जे रोड, गंगानाथ झा, डॉक्टर राजबली, और जो दूसरे एक दो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि कोई मुल्तान बता रहा है और कोई कश्मीर बता रहा है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसके मत के अनुसार आर्यों की मूल भूमि को यह बताया जाता है, और ये का मतलब ये देश। क्लियर? चलिए, इस पिक्चर में समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि जो वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में ये बात कही जा रही है। और भौगोलिक विस्तार का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक विस्तार का मतलब क्या होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये किस एरिया में दिखाई देते हैं, उसी का मतलब होता है भौगोलिक विस्तार। तो आर्य सर्वप्रथम सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। अब देखिए सिंधु घाटी यहां पे अपने आप नाम आ गया, सैंधव। तो जो आर्य लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि सैंधव जो सभ्यता दिखाई देती है वो कहां पे दिखाई देती है, हिंदू कुश और हिमालय के नीचे, इस एरिया में ये दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, जो पिछली क्लासेस हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे एक नया टॉपिक समझने के लिए। जो व्यक्ति सैंधव सभ्यता का एरिया पता होगा, उसे उसका विस्तार पता होगा कि किस एरिया में वो दिखाई देता है, तो उसे ये लाइन समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उसे बहुत इजी हो जाएगा कि वो सप्त सैंधव प्रदेश एकदम बता देगा कि ये दिखाई देता है, ये वाला एरिया है। अगले पॉइंट पे चलें कि आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है जिस क्षेत्र में है, उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो गंगा नदी तक है और यमुना नदी के पश्चिम का कुछ भाग सम्मिलित है। और ये वो सारा भाग है जो कि आपका कहां दिखाई देता है, जो कि आपके हिंदू कुश और हिमालय के नीचे दिखाई देता है। यहां अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, यहां पे पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यहां आपका पंजाब दिखाई दे रहा है, फिर यहां हरियाणा दिखाई दे रहा है, यहां राजस्थान दिखाई दे रहा है, और इस एरिया में आपका उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। और यही एरिया वो बताए जा रहे हैं जहां पे कौन रह रहा है,
जहां पे रह रहे हैं आपके आर्य, और यही एरिया वो एरिया है जहां पे रहते थे सैंधव सभ्यता। क्लियर? तो ये चीज हमें बहुत क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। बहुत आसान है ये सब्जेक्ट, जिसमें लोग रुचि नहीं लेते। बस बतना इतनी मोहब्बत वाला सब्जेक्ट है इतिहास के, आप सोच भी नहीं सकते। बेहतरीन सब्जेक्ट, जिसमें से कहा जाए कि सबसे ज्यादा मन लगाने वाला सब्जेक्ट है इतिहास। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब आपको पता है कि वैभव का दोस्त विकास है और विकास का दोस्त गौतम है, तो गौतम का दोस्त वैभव हो जाएगा। ये चीज बहुत क्लियर है, एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियां हैं और सिर्फ कहानी की फॉर्म में है। कोई मैथ का गुणा भाग नहीं है कि अगर ये गलत हो गया तो ये हो गया। एक बार बस सुनना है बहुत अच्छे से मन लगा के कि सैंधव सभ्यता में ये एरिया पड़ता था, यहीं पे लोग जब समाप्त हो रहे हैं तो लोग यहीं देखेंगे, यही दिखाई देगा रहने, लोग यहीं रहेंगे फिर। तो यही एरिया उनका दिखाई दे रहा होगा जहां पे वो रह रहे होंगे। अफगानिस्तान के अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कुंभा है, जिसको आज के टाइम में काबुल, फिर सुवास्तु, स्वात, कुंभू, कुर्रम और गोमती, गोमाल, ये नदियां दिखाई दे रही हैं वहां पर और ऋग्वेद में इनका वर्णन है। ये चीज बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए कि 4-5 नदियां वहां पे ऋग्वेद में बताती हैं कि ये नदियां बहती थीं, और वो आज के टाइम में अफगानिस्तान में, जैसे कि कुंभा नदी दिखाई दे रही है, सुवास्तु दिखाई दे रही है, कुंभो दिखाई दे रही है और गोमती दिखाई दे रही है, जिनके आज के नाम आपके सामने हैं, काबुल, स्वात, कुर्रम और गोमाल। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन कौन सी नदियों का वर्णन मिलता है। अब आपको रिवर्स डालना चाहिए, कहां पर? वैदिक काल में, और रिवर्स के नीचे आप अफगानिस्तान लिखें, और अफगानिस्तान में अब एरो लगा के 4 नदियां लिख लें। कुंभा हो गया, कुर्रम हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, गोमती हो गया। क्लियर? तो ये बहुत चीज पता चलती है कि आप किस तरीके से याद करते हैं सुवास्तु। क्लियर? ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये कौन सा ऐसा वेद है जिसको हम बार बार ऋग्वेद कह रहे हैं? तो ऋग्वेद पहला वेद है जहां से आर्यों के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है वहां से कि आर्य यहां से आए थे, ये एरिया था, ये नदियां थी। तो वो वेद जहां से आर्यों के बारे में पूर्णतः जानकारी मिलती है, उसको ऋग्वेद बोल रहे हैं। और बार बार वो शब्द यूज कर रहा है कि जिस एरिया में वो लोग रहते थे वो सप्त सैंधव एरिया था। और सप्त सैंधव एरिया कौन सा था वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि बॉर्डर दिखाई देगा सिंधु घाटी सभ्यता, आलमगीरपुर, जिसको आज की डेट में हम मेरठ वाला एरिया देखते हैं, वो वेस्टर्न यूपी का पार्ट है आज भी। इस क्षेत्र की 7 नदियों के उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब यहां से आपको यह पता चलता है कि 7 नदियों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में दिखाई देता है। अब वो 7 नदियां आपको लिख लेनी चाहिए। यहां पर 7 नदी जो है वो आपको लिख लेनी चाहिए। 1 2 3 4 5
6, 7, ये सातों की सात नदियां आपके बारे में पता होने चाहिए। ये सनी देओल वाला नहीं है सातों को सात मारूंगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो ऋग्वेद का काल दिखाई देता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उसकी सात नदियां हैं, उसके बारे में दिखाई देती है बात। ये सनी वाला वो नहीं है। जब वो सातों के सात मारूंगा डायलॉग आपको याद हो सकता है, तो ये सात नदियां भी याद हो सकती हैं। और वो नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसको आज हम सतलुज बोल रहे हैं, बिपाशा जिसको ब्यास कह रहे हैं, पुरुषणी जिसको रावी कह रहे हैं, ऐस्कनी जिसको चिनाब कह रहे हैं, वितिस्ता जिसको झेलम कह रहे हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी नदी यहां दिखाई देती है। तो सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, गंगा का एक बार जिक्र और यमुना का 3 बार। अगर हम इन्हीं नदियों के बेस पर यह बात करें कि इन नदियों को देखकर बताना चाहें कि इनका एरिया कौन सा हुआ करता था, तो तब भी हम सीधे सीधे बता सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 नदियां हैं वो पंजाब के एरिया में और ऊपर के जो उत्तरी भारत है उसमें दिखाई देती हैं, और जो ये 2 नदियां हैं वो वेस्टर्न यूपी में दिखाई देती हैं। तो बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आपको जीवन से जोड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? फिर इसके बाद जो सरस्वती है एवं जो दष्टधति नदियां हैं उनके बीच में प्रदेश सबसे पुनीत समझा जाता था, जिसको ब्रह्मा व्रत कहा जाता था। अब ये ब्रह्मा व्रत क्या क्या है? तो जो सरस्वती नदी है और जो दष्टधति नदी है उनके जो बीच का एरिया है वो ब्रह्माव्रत कहला रहा है। जैसे आर्यव्रत है, जैसे एरिया का नाम अगर किसी को बोल दिया जाए उस तरीके से एक एरिया दिखाई देगा जिसको ब्रह्मव्रत कहा जाएगा। और ये 2 नदियों के बीच का एक, जिसको दोआब की स्थिति में जो बोला जाता है कि ये दोआब में एरिया पड़ता है। और दोआब में क्यों एरिया अच्छा रहता है? क्योंकि वहां पे उपजाऊ जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा रहती है। क्लियर? ये आपको फिर से वही लोग दिखाई दे रहे होंगे आर्य। ठीक, आगे चलते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। चलें? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट है आपका जातीय एवं अंतरजातीय युद्ध। अब ये क्या चीज है कि जातीय और अंतरजातीय युद्ध, वॉर, फाइट, इसमें आपको बड़ा मजा आता होगा। ये मैच में देखते हैं तो लड़ाई, किसी और चीज में देखते हैं तो लड़ाई, सिलेक्शन के लिए तो लड़ाई, मोहब्बत के लिए तो लड़ाई, हर चीज के लिए लड़ाई। तो आपको इसमें मजा आना चाहिए। जातीय और अंतरजातीय जो युद्ध हो रहे हैं, अगर उसके बारे में बात की जाए तो जो आर्य के आपसी तथा यहां के मूल निवासी जो अनार्य हैं उनके युद्धों का अनेक प्रमाण मिलते हैं। अब ये अनार्य कौन है? अब ये वही अनार्य हैं जो यहां भारत में पहले से रह रहे हैं, और जो आर्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उसको बोला जा रहा है आर्य। तो इन दोनों का आर्य वर्सेस नॉन आर्य, अब इनकी फाइट होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सारी बात भविष्य की कोख में दिखाई दे रही है। अभी आगे बढ़े तो यदु
और तुर्बुस, ये दो चीजें ऐसे, दो नाम ऐसे दिखाई देंगे, यदु और तुर्बुस। ये जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के दो प्रधान जन थे। अब यहां से एक शब्द निकल के आया, जन। अब ये जन ही आगे चलकर क्या हो जाएगा, महाजनपद। और ये एकदम नहीं हो जाएगा, ये जन से जनपद होगा और जनपद से महाजनपद होगा। आर्यों के टाइम में दो ऐसे प्रधान जन दिखाई दे रहे होंगे, जो कि यदु होगा और एक तुर्बुस होगा। तो ये दोनों नाम आपके जहन में होने चाहिए कि एक यदु और एक तुर्बुस जन आर्यों का एक पावरफुल प्रधान जो जन है वो दिखाई दे रहे हैं। यदु का संबंध पशु या पर्श से था और तुर्बुस ने पार्थिव नामक एक राजा के साथ युद्ध किया था। तो जो तुर्बुस है उसने युद्ध किया एक राजा से, जो कि जिसका नाम है पार्थिव। ये पार्थिव पटेल नहीं है क्रिकेट वाले, जिनकी हाइट कम फाइट ज्यादा वाली बात होती है, ये वो नहीं है, ये राजा हैं। तो ये युद्ध करेंगे किससे, तुर्बुस से। यदु और तुर्बुस जन भारत में आने वाला नवागंतुक दल था। अब ये जो शब्द है नवागंतुक, ये सबसे ज्यादा नया जो दल आ रहा है भारत, वो है। और जो भरत जन है वो इससे पुराना है, प्राचीन है। एक जन हुआ है जिसका नाम है भरत, वो इनसे भी पुराना है। अब एक भगवान, एक देवता नए आएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक देवता का जिक्र नहीं मिलता जिसको इंद्र कह रहे हैं। लेकिन ऋग्वेद में एक देवता बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे जिसको इंद्र कहा जाएगा। और यहीं से वो इंद्र आ रहे हैं, क्योंकि ये आर्य जो व्यक्ति हैं ये इस देवता की पूजा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, उसको बहुत पावरफुल मान रहे होंगे। ये युद्ध का देवता माना जा रहा है यहां पर। तो जो युद्ध का देवता है और वही लोग युद्ध कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी पावर दिखानी है, तो वो उस देवता की पूजा करेंगे जो कि युद्ध का देवता है। इसीलिए कहावत है कि मोहब्बत में मोहब्बत करे तो क्या करें और युद्ध में मोहब्बत करे तो क्या करें। तो यहां पे ये दिखाई दे रहे होंगे कि जो इंद्र के उपासक हैं वो खुद युद्ध कर रहे हैं। और जो खुद युद्ध कर रहा होगा वो किसकी पूजा करेगा, वो युद्ध के देवता की पूजा करेगा। और इसीलिए इंद्र को युद्ध का देवता कहा जा रहा है, उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। शायद वो दो दलों के विभक्त थे। एक दल में सुयंजय और भरत या त्रिस्तु जन थे, जिसका यशोगान भारद्वाज के पुरोहित परिवार ने किया था। अब यहां से एक ऋषि दिखाई देंगे, भारद्वाज मुनि, जिनका ऋग्वेद में जिक्र दिखता है, भारद्वाज। और दूसरे दल में यदु, तुर्बुस, दर्यु, अनु और पुरु नामक पंचजन थे। अब ये दो दल जो दिखाई देते हैं, जिसमें आपको सुंजय, भरत, जिसको हम त्रिस्तु भी कहते हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे। और एक दल में हमें दिखाई दे रहे होंगे यदु, तुर्बुस, द्रयु, अनु और पुरु, जो कि ये 5 लोग दिखाई दे रहे होंगे, इधर 2। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो वैदिक काल है, उससे पहले का जो ऋग्वैदिक काल है, उसमें कौन कौन से जन दिखाई दे रहे हैं और उन जनों में कैसे बंटवारा है। 2 दल दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ 2 जन दिखाई देंगे और एक तरफ 5, जिसको पंचजन कहा जा रहा होगा। ये पंचजन की कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यहां से 5 जनों के नाम में से एक हटा के उधर वाला एक जन लगा देगा और आप फिर ढूंढते रहेंगे कि यार ये पढ़ा तो था। तो सीधे सीधे याद रखिए कि जो आपको नाम की फॉर्म में दिखाई दे, जैसे
संजय नाम आप देखिए, सुजय, अगर सु का मात्रा हटा दें, उसका हलंत वगैरह हटा दें तो संजय दिखाई देगा, और संजय और भरत दोनों नाम के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। और दूसरे नाम अगर आप देखें, यदु, तुर्वुस, दयु, अनु, पुरु, ये नाम की फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे, उनका नाम नहीं रखा जाता आज की डेट में भी भारत में। बहुत ही एडवांस कोई फैमिली हो जाए तो वो अपने बच्चे का नाम देखते ही दयु, तुर्बुस। लेकिन आज भी अगर फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में देखेंगे तो संजय नाम बहुत कॉमन है, संजय लीला भंसाली, भरत, ये बहुत फेमस नाम है। तो आप यहां से सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि एक दल में जो नाम वाले व्यक्ति हैं संजय और भरत, वो दिखाई देंगे, और दूसरे वर्ग में पंचजय, जो पंचजन दिखाई देते हैं, वो दिखाई देंगे, जिसमें से एक आपका यदु होगा, एक तुर्बुस होगा, एक दयु होगा, एक अनु होगा, एक पुरु होगा। क्लियर? चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जो वैदिक साहित्य है। साहित्य का मतलब आपको पता ही होगा कि साहित्य मीन्स होता है लिटरेचर। ठीक, लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होती है? सबसे बड़ी बात यहां पे है कि जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उनका शाब्दिक अर्थ भी पता है या नहीं। तो जो वैदिक साहित्य मतलब है उसका कि वैदिक जो चीजें हुई वहां की, उसके साहित्यिक फॉर्म में क्या क्या मिला, उसकी बुक्स वगैरह क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये चारों वेद इसमें आते हैं। अब आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि आप यहां से वेद लिखें टॉपिक, और 4 वेद लिख लें, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्व। ये चारों के चार आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो बहुत इजी तरीके से आप कंठस्थ कर लें उसे। क्योंकि एक कहावत है कि किसी को अगर शिद्दत से पाना है तो उसे उसके तरीके से नहीं, अपने तरीके से जीना होगा। और आप खुद को जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं, आपको उस तरीके से उससे मोहब्बत करनी होगी। तुम मुझसे मिले हो इस कदर कि मैं अब तुम्हें जाने ना दूंगा, और जाने दिया तो फिर मैं कभी तुम्हारा ना होऊंगा। इस कदर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आप किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें कि आज वैदिक काल निपटाना है भाई, ले पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, भाव कुछ जगा नहीं, वो वाली कंडीशन नहीं बनानी है कि बाद में सब्जेक्ट उठाएं फिर से तो सब्जेक्ट कहे कौन हो भाई, और आप भी उस सब्जेक्ट से कहें अरे आपको कभी देखा तो था। वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 आपके वेद हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद, इनके बारे में भी यहां पे दिखाई देगी चीजें। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लास में जब हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहां वेद देखे गए थे, वहां आरण्यक देखे गए थे, वहां ब्राह्मण देखे गए थे, वहां उपनिषद देखे गए। तो वेदों का जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण देव पायन व्यास हैं, जिनको देव सीधे सीधे हम वेद व्यास बोल देते हैं। तो उनका जो नाम है महर्षि कृष्ण देव पायन व्यास, ये नाम है उनका पूरा। अब वेद व्यास बोल दीजिए क्योंकि वेद लिखे हैं, अब व्यास नाम है उनका, सरनेम दिखाई देता है, तो सीधे सीधे वेद व्यास हो गया।
क्योंकि भारतीयों में बहुत अच्छी आदत यह है, जैसे मैंने ही आपको बताया कि जो सुजय है उसको याद करने का तरीका है संजय याद कर लीजिए। उसी तरीके से किसी ने बताया होगा कि अगर आपको महर्षि कृष्ण देव पायन व्यास ये नाम याद नहीं हो रहा है तो सीधे वेद लिखने वाला वेद और व्यास जिसका नाम है सीधे लिख दीजिए वेद व्यास। इनको माना जाता है वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला या जानने वाला। अब वेद का जो मतलब है वो यही है कि ज्ञान, नॉलेज और जानने वाला, जिज्ञासु जो व्यक्ति है उसको जो जान रहा है उसको वेद बोल रहे हैं। तो यहां से बहुत चीजें आपके नॉलेज में आनी चाहिए। अब एक शब्द आता है वेद त्रय। अब ये वेद त्रय क्या है? जैसे ये वेद हैं उसी से आगे एक शब्द आएगा वेद त्रय। और वेद त्रय क्या होता है कि वेद त्रय का मतलब होता है जो स्टार्टिंग के 3 जो आपके वेद हैं उनका एक जोड़ा बना के रख दिया जाए तो उसको बोलते हैं वेद त्रय। एंड का जो सबसे एंड का वेद है जिसको अथर्ववेद कहा जा रहा होगा वो इसमें नहीं आएगा। प्रथम 3 वेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेदों को जब संलग्न कर कर एक जगह रख दिया जाएगा तो उसको बोला जा रहा होगा वेद त्रय। फिर उसके बाद वेदों का जो अपुरुषय कहा गया है। अब अपुरुषय क्या है? यह शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु के द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया। अब श्रुति का क्या मतलब यहां पे क्या है? एक शब्द आया अपौरुषेय जिसका मतलब है किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, वो भगवान की स्टडी है, वो भगवान का ज्ञान है जो कि लिखा गया। और एक शब्द आया श्रुति। अब ये श्रुति का मतलब क्या है? तो श्रुति का मतलब यह है कि जो टीचर्स, जो आपके गुरु हैं, उन्होंने जो बात आपको कन्वे की बोल के मौखिक रूप से, तो सुनने के बाद जो चीज आपको मिली उसको बोला गया श्रुति। सुनने वाले, जो सुनने वाला ज्ञान आपको मिल गया उसको बोला गया श्रुति। तो इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है और अपुरुषेय भी कहा गया है, जो पुरुषों के द्वारा नहीं लिखी गई। तो यह चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर उससे आगे का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी उसको अच्छे से समझ लें, जिसमें अपने युद्ध वगैरह देखे, कौन कौन से जन थे वो देखे। फिर हमने उसमें एक चीज और देखी कि इनका क्या भौगोलिक विस्तार था। फिर हमने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे विचारक है जिन्होंने जो ये आर्य हैं उसका कौन सा एरिया है। और एक चीज देखी कि कौन सा कालखंड ऐसा है जिस टाइम पीरियड में इसको बांटा जा सकता है। और सबसे पहली एक बात चीज हमने ये देखी थी कि हमारा जो ये टॉपिक था वैदिक सभ्यता, वो किस सभ्यता के बाद आ रहा है और किस सभ्यता के बाद उसको रखा जा रहा है। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।